Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about a new lesson, that is chapter number 7, the first freedom struggle of 1857. This chapter is of history part. Okay, so let's start. The struggle for the freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. The revolution of the 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it struck the foundation of British Empire. By keeping the national problem on the center stage, the revolutions of 1857 challenged the existence of East India Company's rule. देखिए 1857 की जो लड़ाई है वो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ये माना जाता है। देखिए ये एक बहुत ही ग्लोरियस लड़ाई रही है और एक रिवॉल्यूशनरी इवेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि 1857 की जो लड़ाई थी ये फर्स्ट आर्म रिवॉल्यूशन था। मतलब आम लोगों ने पहली बार कभी हथियार उठाए थे और यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके फाउंडेशन स्टोन को, मतलब उसके फाउंडेशन को हिला के रख दिया था 1857 की लड़ाई में। यहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने जो अपनी नेशनल प्रॉब्लम है उसको अपने माइंड में रखा था, उसको सेंटर में रखा था और इस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। The revolution of 1857 was a nationwide organized struggle for the putting up to end to the British rule. All those struggle failed in its mission and its memories and inspiration are still alive in the heart of common man. देखिए जो 1857 की लड़ाई थी ये नेशन वाइड थी, पहली ऐसी लड़ाई थी जो नेशन वाइड पूरे देश में हो रही थी। इसके पहले भी फ्रीडम स्ट्रगल होती रही है लेकिन वो पूरे नेशन में नहीं बल्कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में रही है, लेकिन ये नेशन वाइड थी और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ओके, हालांकि ये जो 1857 की लड़ाई है ये फेल हो गई और जो लोग हैं उनको अपना मकसद नहीं मिला, उन लोगों को अपना उद्देश्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनकी मेमोरी और इसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। Among the Indian people, an awakening truth followed by the freedom struggle, the Indian people raised that there is a difference of interest between them and the British administration. British will never allow India to grow in their interest. देखिए यहाँ पर लोगों के मन में ये भय था और भय क्या, ये तो लोगों को साफ नजर आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो केवल और केवल अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं। वो हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, केवल वो अपना उद्देश्य हल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन है और जो ब्रिटिशर्स है दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है और इंडियन लोग हैं जो उनके इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल है वो दे ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये लड़ाई थी अपने अधिकारों की लड़ाई। The Indian also realized that until they themselves do not make a work with the feeling of independence, equality, brotherhood. देखिए इसके अलावा इंडियन लोगों को ये भी एहसास हो गया था कि इन्हें खुद से ही लड़ाई लड़ना पड़ेगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जब ये खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इनकी लड़ाई दूसरा और कोई नहीं लड़ेगा और इन्हें आपस में जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई रखना है तो अपने अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी लाना पड़ेगी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें आज़ाद होना है। इक्वलिटी की हमारे अंदर फीलिंग लाना पड़ेगी कि हम सब भारतीय एक है, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी एरिया में रहने वाले हों, लेकिन हम इंडियन एक हैं। ब्रदरहुड की भावना लाना पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें हम, यूनिटी इन नेशन प्राइड की भावना हमें लाना पड़ेगी, तभी जाके हम ब्रिटिश रूल से आज़ादी ले सकते हैं। तो ये लोगों के मन में उस समय 1987 में ये सारी की सारी चीज़ें उत्पन्न हो चुकी थी। कहीं कहीं ये इसके शुरुआती दौर जो है वो आ चुका था लोगों में। This realization arose struggle patriotic feeling among Indians. तो ये जो पेट्रियोटिक फीलिंग जैसे जैसे इंडियन लोगों में आ रही थी तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जो सबका उद्देश्य था वो एक था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा कभी भला नहीं कर सकते, वो केवल अपने उद्देश्यों को हल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनसे निजात पाना है, हमें यहाँ पर फ्रीडम चाहिए। ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, कि जो 1857 की लड़ाई क्यों हुई, ये बैकग्राउंड इसका क्या है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, इन द ईयर 1857 द कॉमन मैन इन इंडिया, सोल्जर्स, रूलर्स ऑफ द स्टेट, स्मॉल स्टेट्स, लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल। देखिए ये भी हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि 1857 में जो कॉमन लोग थे या जो सोल्जर्स थे इंडिया में, जो सोल्जर्स वगैरह थे जो ब्रिटिशर्स की नौकरी करते थे, वो सोल्जर्स ने भी कहीं ना कहीं
इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। और इसके अलावा जो स्मॉल स्टेट्स के रूलर थे, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था हमारा भारत, तो वहाँ के रूलर्स या लैंडलॉर्ड, इन सब ने फॉरेन रूल के अगेंस्ट अपना पार्टिसिपेशन दिया। और इसीलिए इसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, फर्स्ट स्ट्रगल को फ्रीडम भी कहा जाता है। ओके, द सोल्जर प्ले अ रोल इन द स्ट्रगल, पीपल फ्रॉम ऑल वेज ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली। देखिए सोल्जर्स ने तो अपना सहयोग दिया ही दिया, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उनको पता है कि किस तरीके से लड़ना है, क्योंकि उनका वर्क ही लड़ने से रिलेटेड होता है, सरहदों की हिफाजत से रिलेटेड होता है, तो उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। और इसके अलावा जो कॉमन लोग थे, कॉमन मैन थे, उन्होंने भी ओपनली पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। अब यहाँ पर जो लाखों लोग हैं उनको अपनी जानों की कुर्बानी देना पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी शासन के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ जब आवाज उठाएंगे तो वहां से भी रिएक्शन होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से लाखों लोगों ने अपने जानों की बलिदान दिए। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये बात हुई अभी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने दिया था 2 पैराग्राफ में। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि लड़ाई की वजह क्या रही है, 1857 की लड़ाई हमने क्यों लड़ी। देखिए, फ्रॉम द लेटर 15th सेंचुरी यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। यदि हम बात करें लेटर 15th सेंचुरी से जो यूरोपियन है इंडिया में आने लग गए थे। यूरोपियन में ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि फ्रेंच या जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे वो भी आने लग गए थे, डच वगैरह भी यहाँ आने लग गए थे। तो इन्होंने अपने जो ट्रेड सेंटर्स वगैरह है ये इंडिया में बनाए। बहुत से यूरोपियन जैसे जो पोर्चुगल से आए थे या हॉलैंड से आए थे, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इन्होंने सबने अपने ट्रेड सेंटर बनाए। शुरू में जो ये सब यूरोपियंस आए थे इंडिया में, ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि जो पोर्चुगीज है वो, या जो हॉलैंड से आए थे वो, या जो फ्रेंच थे वो, ये भारत में इनका आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ से उन्हें ट्रेड करना है, मतलब व्यापार करना है, केवल उनका ये मकसद था। तो इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए थे कोस्टल एरियाज के ऊपर और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करी थी। ओके, अब ये जो फैक्ट्रीज है इसके अंदर कम्युनिटी को बनाया जाता था और बनाने के बाद में इसको सेल किया जाता था। इसके अलावा जो भारत के अंदर मसाले वगैरह हैं उसका भी व्यापार किया जाता था, उसको भी यूरोपियन कंट्रीज में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो वहाँ पर भी इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ट्रेड वाज मेन एम ऑफ कंपनी। देखिए, अब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग भारत में आते रहे हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के अंदर एस्टेब्लिश हुई और इनका उद्देश्य केवल एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अभी अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने मकसद को हल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। ये लोगों के साथ चीट करते थे या जो इनके रास्ते के अंदर आता था, जैसे जो फ्रेंच हैं या डच है, उनको भी उनका भी ये सफाया कर देते थे। ओके, सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर। देखिए, सूरत में सबसे पहले ट्रेड सेंटर बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसके अलावा भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल और मुंबई, यहाँ ये भी कुछ उनके मेन ट्रेड सेंटर्स वगैरह थे। By the end of 17th century, the East India Company began aspiring for the political foothold in India. अब देखो, शुरू में तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी केवल और केवल व्यापार करने के लिए, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक के इन्होंने भारत के अंदर जो राजनीतिक पंजे हैं वो ये गाड़ने लग गए। आफ्टर द डेट ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेट हुई 1707 के अंदर, तो जो मुगल एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। तो इस और अलग अलग स्मॉल स्टेट्स में बट गया, जिसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, बहुत से जो स्टेट है जो मुगल रूल में थे उस समय वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो अब ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कब्जा करना या इनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना ये आसान हो गया था, जिसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, The French company has established itself in Hyderabad and Karnataka in South. देखिए, अब जो फ्रेंच कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखी, यानी जो ब्रिटिशर्स है, इसके अलावा जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स है वो हैदराबाद, कर्नाटका और इसके अलावा साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिए थे। इन ऑर्डर टू फिनिश फ्रेंच कंपनी इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स वेज 3 वॉर्स अगेंस्ट देम। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स है
इनको अपना जो कॉम्पिटिटर था वो कहीं पर भी मंजूर नहीं था, तो इन्होंने इस कंपनी को हटाने के लिए, इनको उखाड़ने के लिए इनसे 3 लड़ाइयाँ लड़ी और ब्रिटिशर्स इसमें कामयाब भी रहे और फ्रेंच कंपनी को यहाँ से हटाने में वो पूरी तरीके से कामयाब हो गए। इन द ईयर 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया, यानी उस नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। इन द ईयर 1764 कंपनी फॉट अनदर वॉर एट बक्सर, और 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई कंपनी द्वारा अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल डिफीटेड एंड देखिए इन्होंने जो अवध, बंगाल और मुगल जो फोर्स है उन तीनों के खिलाफ जो यूनाइटेड लड़ाई लड़ी और आखिर में जो है इन तीनों को हरा दिया। These victories paved the way for British rule in India। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आपको पॉलिटिकली इंटरेस्ट लेने लगे, अपने पंजे यहाँ पर गाड़ने लगे। Gradually the British company started conquering all the forces which challenged the company intention of undisputed rule in India। Having defeated Bengal, company went on its victory on march towards। अब देखें जिस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और उसके अलावा वहाँ पर बंगाल के जो नवाब है उसको हराया, उसके बाद में अवध, बंगाल और मुगल फोर्सेस से इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाब हुए ये। तो इस तरीके से अपने ये पंजे दूसरे एरिया के अंदर भी गाड़ने लगे, आगे मार्च करने लगे, जैसे मैसूर है, मराठा है, सिंध है, पंजाब है, इन सबको चैलेंज लेने लगे। ओके, फॉलोइंग द विक्ट्री ए कंपनी इन इंडिया द कंपनी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया के अंदर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और इसके अलावा इंडिया के बाहर भी जो नेबरिंग कंट्री थी वहां पर भी इनकी कोशिशें रही कि किस तरीके से जो ब्रिटिश या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कंपनी का रूल वहां हो जाए, जैसे नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की। Along with the spread of territorial control, the company dismantled the traditional social and economic structure in India। अब देखें कंपनी ने यहाँ पर पॉलिटिकली अपने पंजे गाड़ने लग गई, वहां तक के तो ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो हमारा इंडियन था वो इंडियन सिस्टम को, यहाँ के सोशल सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी ये बर्बाद करने लग गए। सबसे पहले ये पॉलिसी जो लेके आए वो लगान की यानी लैंड लीज की पॉलिसी लेके आए। इसमें जो इंडियन फार्मर हुआ करते थे उनके ऊपर एक हाईली लगान लाद दिया जाता था, उनको कहा जाता था कि इतना लगान आपको साल भर के अंदर देना है, चाहे आपकी फसल की जो भी स्थिति हो, चाहे वो हो या ना हो। ओके, इसके अलावा जो यहाँ की भारत की ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसको भी तबाह और बर्बाद कर दिया, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसको भी बर्बाद कर दिया। ओके, तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के हाथ में सारा का सारा पैसा आने लगा और जो इंडियन इकोनॉमिकली वीक होने लगे, इंडियन के हाथ में पैसे की कमी होने लगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाई, इसके अंदर जो एक फाइन मटेरियल होता था, ये जो कंपनी के द्वारा बना हुआ जो फाइन क्लोथ होता था या क्लोथ के अलावा दूसरी चीजें ये इंडिया में कम दामों के अंदर बेचते थे। तो इस तरीके से जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्रीज है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हो गई। ओके, तो इकोनॉमिकली कौन सक्षम होने लगे? ब्रिटिशर्स होने लगे, और इसके अलावा जो इंडियन है वो पुअर होने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने भारत के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को बिगाड़ना शुरू कर दिया। This way by means of victories in war by dissolving Indian states into company states by unfair means and exploiting Indian, the East India Company anger and discontent among Indians. This resulted in dozen of uprising in the various part of country in 1765 and 1856। अब देखें यहाँ पर कंपनी ने एक और चीज शुरू करी, जिस तरीके से ये अलग अलग स्टेट को कंपनी रूल के अंदर शामिल कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज और करने लगे ये कि अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें करने लगे। जो कंपनी रूल था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल और केवल अपना इंटरेस्ट चाहती थी, इनको भारतीय लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा ये भारतीय लोगों के साथ अच्छी भावनाएं भी नहीं रखते थे। जो भारतीय लोग हैं कोई हीन भावना से या घृणा की भावना से देखा करते थे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट हुई 1765 से लगाकर तो 1856 तक। लेकिन ये एक इलाके में हुआ करती थी, मतलब पूरे इंडिया के अंदर एक साथ नहीं हुई, बल्कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ करती थी। जैसे कहीं के अगर जो फार्मर्स हैं उनको ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि आपको लगान देना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ उन्होंने
आवाज़ें उठाई। कुछ जो ट्राइबल लोग थे, जब लैंड पॉलिसी के अंदर बदलाव किया ब्रिटिश कंपनी ने, तो जो ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर से ट्राइबल लोगों ने आवाज़ें उठाई। लेकिन ये सारी की सारी जो आवाज़ें थी ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर एक साथ नहीं हो रही थी। कितनी बार जो जमींदार वगैरह ने आवाज़ें उठाई, कुछ सरदारों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन ये जो सारी की सारी आवाज़ें हैं ये कुछ एक इलाके की बिना पे थी। ओके, देयर वाज ए रिवोल्ट बाय फराइजीज हु वर द फॉलोअर ऑफ अ सेक्ट ऑफ मुस्लिम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर। देखिए, इसके अलावा फराइजीज एक मुस्लिम सेक्ट है, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि वो फार्मर्स वगैरह का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स। After capturing Punjab in 1849, English had started implementation of their exploitation policy due to their resentments, the resentments of the people of Punjab and spread out. देखिए, पंजाब को कैप्चर करने के बाद 1849 में जो ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी, जो एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसीज है वो उन्होंने अपनाई, तो इस तरीके से जो पंजाब के लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाने लगे। Guru Ram Singh had started to motivate the disciples who were called नामधारी सिख। देखिए, जो गुरु राम सिंह थे उन्होंने अपने डिसिपल्स को या अपने लोगों को वो मोटिवेट करना लग गए, जिनको नामधारी कहा जाता था, उनको वो मोटिवेट करने लग गए कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। In 13 April 1857, for the defense of religion and country, they called Coca because of they raised the voice अगेंस्ट ब्रिटिश। देखें, तो ये सारी की सारी चीजें हो चुकी थी इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था, अपनी एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी चलाने लगे थे। तो जो गुरु राम सिंह थे उन्होंने अपने डिसिपल को तैयार किया कि आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, अपने धर्म की रक्षा करना है। ओके, तो ये जो लोग थे इनको पोप कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, इंग्लिश के खिलाफ थे। English has established a slaughterhouse in many places of the Punjab where the cows were slaughtered. Kukas attacked those slaughters and got them closed. देखिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने वगैरह पंजाब के अंदर बना लिए थे। ये बूचड़ खाने के अंदर जो काऊ का मीट वगैरह है, ये ब्रिटिशर्स वहाँ उसको सर्व किया करते थे, उसको काटा करते थे। तो इसके काफी खिलाफ थे। जो कुकास लोग थे इनको अपने धर्म की रक्षा करना थी, क्योंकि काऊ एक पवित्र जानवर माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर। तो वहां पर कई बार इन्होंने कुकास ने अटैक किया, ओके, और स्लॉटर हाउस को क्लोज करवा दिया। इन दिस वे कुकास अटैक्ड ऑन अ स्लॉटर हाउस इन मलेरकोटला। इसके अलावा मलेरकोटला में स्लॉटर हाउस था, तो कुकास लोगों ने 15 फरवरी 1872 को उसके ऊपर भी हमला किया और उसको कैप्चर कर लिया। तो अब इस तरीके से पुलिस ने ऑर्डर दिया कि जो कुकास लोग हैं, मतलब राम सिंह, गुरु राम सिंह और उनके डिसिपल, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ओके, तो 49 जो कुकास है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को तोप से उड़ा दिया गया, कैनन से उड़ा दिया गया, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको फांसी पे लटका दिया गया। ओके, तो देखें, ये हमने कुछ एक लड़ाई देखी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई पंजाब एरिया के अंदर। तो ऐसे अलग अलग एरिया में लड़ाई होती रही, लेकिन जो 1857 की लड़ाई थी वो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया एक साथ हुई थी, इसलिए हम इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। अब इसमें आगे हम और भी बहुत ज़्यादा देखेंगे बैकग्राउंड के अंदर कि क्या इसके बैकग्राउंड रहे हैं कि 1857 की लड़ाई हुई और इसके इमीडिएट कॉज क्या रहे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।